लॉगिन जब दबाता हूँ तो वो डाटा कहीं तो जाएगा, एसबीआई वालों के पास जाएगा, वहां पे चेक होगा कि क्या इस यूजर नेम के साथ, इस पासवर्ड के साथ कोई व्यक्ति वहां पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसका नाम क्या है, ऑर्डर फूड, इसका नाम चेंज करना है मैंने। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं ऑर्डर फूड की जगह फूड इमीडिएटली कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव, कर दिया सेव, और देखिए आपको ऑर्डर फूड इमीडिएटली आ जाएगा। बस ऐसे ही होता है, एक दिन में 2 इंटरव्यू दे पाता है आदमी, तीसरा इंटरव्यू दे नहीं पाता। नमस्कार एवरीवन, तो आज की क्लास चालू करते हैं। यस सर। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज वसंत पंचमी है, और जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और माँ सरस्वती की आज पूजा की जाती है, तो इससे शुभ दिन और कोई हो नहीं सकता है अपनी एक कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो और इसके ऊपर एक संस्कृत के महान कवि ने भी कह चुके हैं कि नमामि शारदा देवी विद्यारंभे सुमंगला नरत तस्या प्रसादेन पांडित्यम लभते सदा। यहाँ पे पांडित्य का अर्थ उस क्षेत्र में पारंगत होना है, उस क्षेत्र में अपने आप को सिद्धियाँ हासिल करनी है। तो शारदा देवी की कृपा से हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप लोग किस बैकग्राउंड से। आई बिलीव आप बीएससी से है। यस सर। और आप इंजीनियरिंग, ठीक है, और आप अभी अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। जी सर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो जमा हुए हैं, हमें कोडिंग सीखनी है, ये तो आपके माइंड में क्लियर है। यस सर। अब मैं ये नहीं जानता कि आप लोगों को कोडिंग की अभी कितनी जानकारी है, या फिर आगे चल के इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, ये तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि आपके आजू बाजू में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी अवेलेबल है जो अच्छे खासे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। तो हमें जो करना है ना, यहाँ पे हम बेसिक वेब डेवलपमेंट चालू करेंगे। बेसिक, अब कंप्यूटर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स है, बहुत सारी जॉब्स है, जैसे कि सपोर्ट रोल में जॉब है, ठीक है, दूसरी डेवलपमेंट में है, फिर डेवलपमेंट ऑपरेशंस में है, फिर कुछ क्लाउड इंजीनियर्स है, बहुत सारी फील्ड नई नई ओपन हो रही है। फिर अभी लेटेस्ट जो फील्ड ट्रेंड कर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब कुछ ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, और एक फील्ड होती है टेस्टिंग, मैनुअल या फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग, बहुत सारी टाइप की होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बाकी सेक्टर्स की तरह, जैसे ये क्या है, टर्शरी सेक्टर में आता है, तो यहाँ पे जो आपका इनपुट रहेगा, आपका सिर्फ ब्रेन का पावर रहेगा। आप अपने ब्रेन में क्या सोचते हो, आप अपनी जो स्किल्स है उसके बदौलत आप एक प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो। यहाँ पे आपको कोई इनपुट माल मसाला लगाना नहीं है, जैसे सीमेंट नहीं लगाना कोई घर बनाने के लिए, या फिर स्टील, रॉ स्टील नहीं खरीदना कि कोई स्टील का प्लेटफॉर्म बना दे या ब्रिज बना दे। इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट लगने नहीं वाली है। इन्वेस्टमेंट आपकी सोलली जो होगी, आपकी ब्रेन पावर होगी, आपकी जो थिंकिंग मेंटल कैपेसिटी जो है। आप अपने दिमाग से अपना कोड जनरेट कीजिए, सोचिए, कोड जनरेट कीजिए, आप कंपनीज़ को अपना कोड दीजिए, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, एक तरह से एक आउटपुट निकलेगा। और वो आउटपुट जो है आपका, एक सॉफ्टवेयर जो होता है, बहुत ही हाई वैल्यू कमोडिटी है, हर कोई नहीं बना सकता, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो इस सेक्टर में काम करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है। दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सब हमारे यहाँ काम करती है। इवन हमारी होम ग्रोन जो कंपनियाँ, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। 6 लाख के आसपास तो टीसीएस के एम्प्लॉयज़ है अकेले, 3.5 लाख 4 लाख के आसपास इंफोसिस के एम्प्लॉय है, एक्सेंचर है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। तो एक अनुमान के आसपास लगभग 30 से 40 लाख लोग, लगभग 40-50 लाख के आसपास लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है आईटी सेक्टर में। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इवन फ्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा। हर साल अगर देखें तो लगभग 4 लाख 6 लाख फ्रेशर्स ये कंपनियां रिक्रूट करती हैं। तो इनके लिए क्या है, ये एक तो फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बीएससी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो आपको एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, ये इतना रिलेवेंट नहीं होता है कि आप लोग उसे उसके बदौलत आप कोई जॉब ले लें, एक डिसेंट सी जॉब ले लें आपको, क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस है वो अपडेटेड नहीं है। वो जो चल रहा है पिछले 20-30 साल से वही चल रहा है। और टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है कि कितने जल्दी चेंज आ जाते हैं। आज मोबाइल लॉन्च हुआ, अगले 6 महीने में वो ऑब्सोलीट हो जाता है, एक नया लॉन्च हो जाता है।
तो टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट तरीके से बदलती है और इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों की वैल्यू है जो वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब आई बिलीव इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब हमें देखना ये है कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों के पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे टेस्टिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, या फिर एक बेसिक सी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं वो बेसिक वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। एज सच आप लोगों को ये बोला जाएगा कि ये इतनी ज़्यादा हाई पेइंग नहीं, हाई पेइंग इन द सेंस अभी डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, हायरिंग बहुत मास लेवल पे हो रही है। लेकिन फिर आप ये देखिए कि आप उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका कोई इतना आपको जो फ्रेशर लेवल पे हो आप, तो आप लोगों को बेसिकली स्टार्ट करना चाहिए एक अपनी जो वेब डेवलपमेंट एक जर्नी जो होती है आईटी सेक्टर की, ट्रेडिशनल तरीके से कैसे चालू करते हैं कि सबसे पहले HTML पढ़ते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट करते, CSS पढ़ते हैं और जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हमें करना क्या है कि हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में क्या सीखेंगे? वेबसाइट बनाना सीखेंगे, या फिर कोई वेब एप्लीकेशन, जैसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कोई आइकॉन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कोई ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर हो गया आपका, जैसे शेयर खान का एप्लीकेशन हो गया। एज सच उसकी वेबसाइट ही बनती है, लेकिन फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वेब एप्लीकेशन जो बनाना है हमने, वेबसाइट जो बनानी है, उसको हम सीखेंगे। अब उसके लिए काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत लॉन्ग ड्रिवन जर्नी है, और आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप अच्छे तरीके से इसमें डेडिकेटेड रहे। अगले 6 से 8 महीनों में आप लोग इतने एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे कि आप एक 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को टक्कर दे दें। ठीक है, आप बेसिक में रहोगे ही नहीं। 6 से 8 महीने में हम लोग इतनी ट्रेनिंग करवा देंगे आपकी कि आप एक 3 साल के एक्सपीरियंस जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है बंदा, उसको टक्कर दे दें। हालांकि आप पूरी तरह से तो नहीं दे पाओगे, लेकिन आप इतने लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप एक 3 साल के एक्सपीरियंस के बंदे के बराबर पहुंच जाओगे। क्योंकि जो बंदा अभी गया है ना, उसकी ट्रेनिंग चल रही है 1 साल, तो कोई भी कंपनी में जाओ लगभग 1 साल के आसपास आपकी ट्रेनिंग चलती है, उसमें आपको कोई काम ही नहीं दिया जाता। फिर जैसे आप मास हायरिंग में हुए हो, TCS में गए हो, इन्फोसिस में गए हो, एक्सेंचर में गए हो, इन इन लोगों की क्या पॉलिसीज़ होती है कि ये बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। मतलब ज़रूरत है इनको 100 लोगों की, ये 150 के आसपास रिक्रूट कर लेते हैं, क्योंकि लोग कंपनियां छोड़ के भी जाते हैं। तो जो बचे 50 होते हैं ना, वो बेंच पीरियड पे होते हैं, बेंच पे बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं दिया जाता, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, बस उनको सैलरी देती जाती है कंपनी, काम कुछ करवाती नहीं है। अब टाइम तो निकल जाता है कैंडिडेट का या फिर एम्प्लॉय का, लेकिन उनको कुछ रियल टाइम स्किल आता नहीं है। तो 3 साल का अगर कोई हम एम्प्लॉय देखें आईटी सेक्टर का, जो अभी भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको लगभग ऑनेस्टली उसको एक्सपीरियंस 1 से 1.5 साल का ही रहता है, उससे ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि वो बेंच पीरियड भी रहता है, उसका ट्रेनिंग रहता है, उसमें उसका टाइम निकल जाता है, और रियली वो सैटरडे संडे तो यहाँ पे ऑफ होता है, तो 5 दिन का वीक होता है। तो इसलिए वो एक तरह से ऐसे मान के चलिए कि आप उस लेवल को अटेंड कर लेंगे, और इसके लिए टाइम लगेगा हमें 6 से 8 महीने की, 6 महीने, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताना नहीं चाहता कि हथेली पे आम उगा दे, पॉसिबल नहीं है। क्या है, आउटपुट हम अगर अच्छा चाहते हैं ना, तो हमें अच्छा आउटपुट के लिए ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, और करना कुछ नहीं, हार्डली दिन में आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप मान के चलिए 2-3 घंटे इसे डेडिकेट कर दे, सुबह 1-1.5 घंटे के आसपास, शाम को 1.5 घंटे के आसपास। क्लास को रेगुलरली फॉलो करें, जैसे ही क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है आप उसको फॉलो करें, उसको पढ़ ले एक बार क्या क्या हुआ है। अगर कोई टॉपिक आपका छूटता है यहाँ पे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तुरंत आके डाउट क्लियर करवा ले। क्योंकि मैं बताऊँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ की डिपेंडेंसी दूसरी चीज़ पे होती है। जैसे हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस है, अब इसमें से आपको एक स्टेप भी अगर आप मिस कर गए ना, तो इसमें क्या होता है कि आप बाकी की स्टेप फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप उसे बिल्कुल एक तरह से वेस्ट ही है उसके बाद आपका जो टाइम है वो, क्योंकि आप पढ़ तो लोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल उपयोग क्या है, वेबसाइट में कहाँ उपयोग में आएगी, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसके ऊपर सोचा किस तरह से जाता है, ये सब चीज़ें जो है ना आप लोग मिस कर दोगे। इसीलिए कभी भी यहाँ पे पढ़ना तभी जब आपका मन हो। किसी दिन अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा आज मन नहीं है, आज थोड़ा मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ, पढ़ना नहीं चाहता, उस दिन मना कर देना, उस दिन क्लास को हम थोड़ा पॉज कर देंगे या फिर आपके लिए कोई अलग सेशन करवा देंगे। लेकिन फॉलो करना चीज़
उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, और उसको घर जाके फॉलो ऑन करना है। क्योंकि वो करोगे तो आप पकड़े रहोगे मेरा हाथ हमेशा के लिए, और आप हाथ पकड़े रहोगे, आई प्रॉमिस यू 6 से 8 महीनों के भीतर आप यहाँ पे तुरंत खा हो जाओगे। इतने तो हो जाओगे कि आप कोई भी वेबसाइट का कोड देख के, आप मतलब सोर्स कोड किसी भी गिटहब रिपोजिटरी में जाके आप उसे स्कैन करके समझ जाओगे कि ये लॉजिक किस तरह से लगाया है। लॉजिक डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो आपका जो लॉजिक डेवलप करवाना है, किसी चीज़ को, कोई प्रॉब्लम को किस तरह से तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक अगर एग्जांपल दूँ, अगर आपको शॉपिंग एक वेबसाइट बनानी है शॉपिंग वाली, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी एक, ज़ोमैटो हो गया, आपको मैं एक प्रॉब्लम दे दूँ कि आपको एक वहाँ पे कार्ट डिज़ाइन करनी है जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकूँ। जैसे मैं उसमें अपनी ग्रॉसरीज ऐड कर सकूँ, शुगर ऐड कर सकूँ, उसमें अपना ऑयल ऐड कर सकूँ, बटर ऐड कर सकूँ। किस तरह से करोगे आप? उसका कुछ लॉजिक देखना पड़ेगा ना, कि उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, कि हमें एक कार्ट बनानी है, उस कार्ट में हमें कुछ बटर ऐड करना है, शॉपिंग कार्ट में बटर ऐड करना है, उसमें हमें ऑयल ऐड करना है, उसमें हमें शुगर ऐड करना है। किस तरह से करेंगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करने से ऐसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, जब तक मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि इसको एक्चुअली कोड कैसे किया जाता है। लेकिन कोड करने से पहले आपको प्रॉब्लम को तोड़ना पड़ेगा बहुत छोटे छोटे हिस्सों में। कि सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कार्ट बनाई जाए, तो पहले तो कार्ट बनाई जाएगी। कार्ट कैसे बनाई जाएगी? कोई एक ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा हमें कि जिसमें हम कुछ डाटा डाल सके, क्योंकि जो आप बटर ऐड करोगे एक तरह से डाटा ही है वो। बटर तो डाल नहीं रहे हो ना वहाँ पे, घी डाल नहीं रहे हो वहाँ पे, आप वहाँ पे बटर का एक डाटा डाल रहे हो कि ये डाटा है बटर का। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी। एक तरह से आप जानकारी उसमें डाल रहे हैं कि ये बटर है, ये इस कंटेनर में बैठी रहे, और जब मैं देखूँ तो मुझे पता चले कि यहाँ पे है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया कि हमें कार्ट बनानी है, मतलब एक कंटेनर बनाना है जिसके अंदर डाटा रखा जा सके। दूसरी ये है कि हमें कुछ ऐसी मेथड चाहिए जो उसके अंदर उसे डाल सके, क्योंकि ऐसे ही तो चली नहीं जाएगी। तो उसके अंदर पुश करने के लिए भी हमें कुछ फोर्स चाहिए होगा, कुछ मीडियम चाहिए होगा जिसके वजह से हम उसमें कुछ डाल सके, है ना। तो दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसमें कुछ डालें तो वो वहाँ पे बैठा रहना चाहिए, निकल नहीं जाना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने एक सूडो कोड आपको बता दिया है। उसे करना कैसे है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना कैसे है, ये हम सीखने वाले हैं। प्रॉब्लम को तोड़ना सीखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो लॉजिक डेवलपमेंट पार्ट है इसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, ना कि हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर। वो बताऊँगा मैं क्या क्या हमें देखना है। ये तो हो गई बात। अब कोडिंग की जब बात कर रहा हूँ ना, तो कोडिंग की एक मैं एनालॉजी देना चाहूँगा आपको। क्या होता है, कोई भी बच्चा जो होता है ना, वो बच्चा जो बोलना सीखता है, कितने साल लग जाते हैं? 6-7 साल लग जाते हैं उसको ढंग से बात करने के लिए। लेकिन क्या एक 6-7 साल का बच्चा जैसे बात कर पाता है? बात तो वो भी कर पाता है, और बात मैं भी कर रहा हूँ। क्या मेरे बात करने में और 6-7 साल के बच्चे के बात करने में फ़र्क है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का फैक्टर है? एक्सपीरियंस का। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए मैं एक 5-6 साल के बच्चे से अच्छी बात कर पाऊँगा। अब जब मैं आपको ये कोडिंग के इतने बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 6-7 महीनों में आप इतना ये हो जाएंगे, तो मैं सच बताऊँ कि आप 6-7 महीनों में एक 5 साल का बच्चा बनने वाले हो। ठीक है, जो 5 साल का बच्चा जितना बोल पाता है। और कोडिंग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका नाम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो जो 5 साल का, ये बिल्कुल अपनी जो हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा आप बोलते हो उस भाषा की तरह ही है पूरी तरह से। लेकिन ये क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है। मैथमेटिकल या लॉजिकल फॉर्म में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है कि आप लॉजिक में, आप जो मैं बोलना चाहता हूँ, अब हमारे बोलने का क्या परिणाम होता है कि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो मेरे वर्ड आपको कुछ समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन इससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं एक कार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उस कार्ट में मैं बटर डालूंगा, उस कार्ट में मैं ऑयल डालूंगा,
घी डालूंगा या फिर मैं उसमें कुछ और कमोडिटी ऐड करूंगा, मेरे बोलने से वो कार्ड क्रिएट नहीं हो रही, कुछ फाइनल टेंजिबल आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही बात बोल दूँ, यही बात लिख दूँ, तो वहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों पे। वो क्या है, एक बोली गई भाषा ही है, लेकिन वो लिखी गई है, प्रोग्रामिंग में लिखी गई है इसलिए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे आईटी सेक्टर में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपको लग सकता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, जो जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फ्रेमवर्क था, सब कुछ मैंने तरीके से पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। लेकिन आप हो 5 साल के बच्चे ही, ठीक है, जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसमें आगे चल के और ज़्यादा दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐड नहीं करोगे, तब तक आपका परफेक्शन नहीं आने वाला। 5 साल के मतलब आप इतना हो जाओगे कि आप कुछ बोल सकते हो, कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन रखिएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देख लिया आप लोगों को कुछ सवाल यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम कोडिंग को शुरुआत करते हैं। कोडिंग को शुरुआत करने से पहले मैं अगर दिखा दूँ तो मैं यहाँ पे बोल रहा था आपको कि हम लोग वेब डेवलपर बनने वाले हैं। अब वेब डेवलपर बनने वाले हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्टैक्स है। स्टैक्स है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो किस टेक्नोलॉजी में काम करें। अब बोलने से तो कुछ नहीं होता, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल काम किस चीज़ में होता है। वेबसाइट बनानी है तो पता तो होना चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए। जैसे गड्ढा खोदना है तो हमें गड्ढा खोदने के लिए कुछ औजार होने चाहिए, या फिर पेड़ काटना है तो कुछ औजार होने चाहिए। अब इन सब की चीज़ों के लिए भी कुछ औजार होने चाहिए। इनके औजार क्या है, तो मैं अगर सीधे सीधे बताऊँ तो हमारा गोल है वेब डेवलपर बनना। और वेब डेवलपर किस तरह से, जैसे एक कोई भी वेबसाइट होती है उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नीचे की चीज़ें आप भूल जाइए फिलहाल, इन तीनों पे फोकस कीजिए। यह है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन तीनों में सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, और उसके पीछे नाम भी लगता है स्क्रिप्ट, एक तरह से स्क्रिप्ट है। जो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज है। जैसे आप डॉक्यूमेंट लिखते हो ना, लीगल डॉक्यूमेंट की भाषा अलग होती है। जैसे आप प्लॉट रजिस्ट्री कराओ तो मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में यहाँ पे ये प्लॉट इनको बेच रहा हूँ, पूरे प्लॉट में जो भी उसमें पेड़ है, उसमें कुआं है, या फिर उसमें कुछ तालाब है, या फिर उसमें कुछ स्ट्रक्चर है, घर बना हुआ है, या फिर खेत बेच रहे हो, तो खेत बेचने वक्त जब लिखा पढ़ी की जाती है, रजिस्ट्री की जाती है, तो उसकी लैंग्वेज देखी होगी आपने, वो एक अलग ही लेवल की लैंग्वेज होती है, अलग तरह की। जैसे आप बोलचाल रोज़मर्रा की भाषा में ऐसे उपयोग नहीं करते हम लोग, लेकिन जब रजिस्ट्री होती है उसमें क्यों किस तरह से लिखा जाता है, हाँ, तो वो क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो गया। वो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसकी भाषा अलग है, वो भाषा अलग है। लीगल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। लीगल लैंग्वेज में लिख दिया कि मैं ये खेत बेच रहा हूँ, पूरे कुएं के साथ जितने पेड़ है या फिर वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना हो उसके साथ मैं बेच रहा हूँ, पूरे सीमाओं के साथ। और उसकी सीमाएं किस तरह से, रोज की भाषा में हम बोलते नहीं कि मेरे घर के पूर्व में इनका घर है और पश्चिम में इनका घर है, नहीं। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि HTML भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर आपने कोई सरकारी रिपोर्ट पढ़ी होगी, उस रिपोर्ट में बोलचाल की भाषा अलग होती है ना। अगर उसमें जैसे अगर कोई जजमेंट पास करता है, और जजमेंट पास करते वक्त वो अपराधी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या फिर मान के चलिए कोई ट्रैफिक वायलेशन किया है किसी ने और उसका केस चल रहा है, एक एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, तो उसमें क्या है, वो जज जो एग्जांपल लिखेगा, जज का गाली मारने का मन करेगा उसमें, लेकिन वो गाली लिख नहीं सकता, वो वर्बली ही देगा, लिखी नहीं जाती। तो एक तरह से उसका क्या है, फॉर्मेट है, बोलने की भाषा का अपना फॉर्मेट है। समझ में आ गया? तो ये जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन ये वेब पेज को लिखने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहले मैं समझा दूँ, जिसमें आपका लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर चलता है।
जिसमें आपका कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर चलता है, जिसमें फंक्शंस होते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन जिसमें फंक्शंस होते हैं, जिसमें कुछ क्लास वगैरह होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें खाली क्या है, आप जो लिखोगे वो सामने दिखेगा, बस आप गलत लिखो सही लिखो उससे कोई लेना देना ही नहीं। इसमें आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। इसमें एरर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। हाँ, हो सकता है कि आप जो बॉक्स यहाँ रखना चाहते थे वो यहाँ चला जाए या फिर यहाँ चला जाए, लेकिन इसमें एरर नहीं आती। एरर आती है इसमें, एरर मतलब कि आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हो। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज। दूसरी है CSS। CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या है, तो जो भी हम लिखा पढ़ी करते हैं, अब आपने डॉक्यूमेंट देखा होगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाते। पैराग्राफ कहाँ से चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा बाजू से चालू करते हैं, ऐसा लिखते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर एक और पैराग्राफ। एक तरह से क्या है, स्टाइल है वो लिखने की। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हमने लिखना चालू किया और पूरा यहाँ पे ख़त्म किया, ऐसा कभी करते नहीं है, बहुत कम कुछ लोग करते भी है। तो ये क्या है, एक तरह से स्टाइलिंग हो गई लिखने की, है ना। या फिर कभी नोट्स बनाते हो हम चित्र भी लगाते हैं बीच में, स्टाइलिंग देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये स्टाइल प्रोवाइड करने का काम करता है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें लूप्स रहेगी, इसमें कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर रहेंगे, क्लास रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ये जो है लैंग्वेज है। कोई भी एक वेबसाइट, आप वेब एप्लीकेशन, इन तीनों की मदद से खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात, अगर मैं इन तीनों का आपको एक उदाहरण दूं रफली अपने ह्यूमन बॉडी के साथ, तो HTML जो है ना एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके, जो एक तरह से स्ट्रक्चर जो RCC का स्ट्रक्चर होता है, आपने कॉलम बीम इस तरह से, ये जो है ये आपको HTML प्रोवाइड करता है। और HTML जो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे मैं कार की चैसिस या फिर ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करें तो आपके जो बोन होते हैं, आपके बोन क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या हमारे बोन दिखते हैं, नहीं दिखते। उसके ऊपर क्या है, स्टाइलिंग है। ये क्या है, ये स्टाइलिंग है। जो स्किन है आपकी या फिर आपके बाल है, एक तरह से स्टाइलिंग ही है। तो आपके बाल, अगर हड्डियों का हम एक स्केलेटन देखें तो हर दूसरे इंसान का एक जैसा ही दिखेगा, आप किसी को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अलग इंसान कैसे दिखता है, स्टाइलिंग की वजह से, कि किसी के बाल किसी छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, है ना, या फिर किसी का स्किन का कॉम्प्लेक्शन कोई और है, सबके अलग अलग है। ये जो स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है ये है स्किन की तरह, स्किन की तरह। और ये जो तीसरा काम है, स्किन और बोन से तो काम होता नहीं है। आप बोलोगे कैसे, सोचोगे कैसे, तो नर्वस सिस्टम या फिर आपका जो ब्रेन है, ये है आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इन तीनों की मदद से आप एक वेबसाइट चला सकते हो। लेकिन अब होता क्या है कि पहले वेबसाइट चलती थी मतलब बहुत सिंपल होती थी। सिंपल मतलब 1-2 पेज की वेबसाइट। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि एक ही वेबसाइट पे आपको हज़ार पेज तक दिख जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एक ही वेबसाइट में आपको 25, 30, 40, अब प्रोजेक्ट बड़ा हो गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। जैसे अमेजॉन की वेबसाइट, कितने सारे पेज होंगे उसमें, बहुत ज़्यादा पेज होंगे। एज सच उसमें पेज नहीं है, उसमें कंपोनेंट होते हैं, वो सब कुछ डिटेल हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप अज्यूम करके चलिए कि इतना बड़ा अमेजॉन है, प्रोडक्ट कितने होंगे। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना इन तीनों में थोड़ा क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट क्या, पूरी तरह से डिफ़िकल्ट है। और दूसरी ये बात है कि क्या है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं, आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, सबके लिए अलग अलग बुक बनाते हैं, है ना, नोटबुक बनाते हैं कि इसमें भूगोल का लिखूंगा, इसमें मैं मैथमेटिक्स का लिखूंगा। क्या होगा अगर आप एक ही नोटबुक बनाएं और उसी में सब कुछ लिखे। जैसे आपका पहला पीरियड हो गया, उसमें आपने लिखा मैथमेटिक्स का, दूसरे में लिखा आपने हिंदी, तीसरे में लिखा आपने मतलब तीसरे घंटे में, तो एक दिन में आप एक ही पेज पे सब कुछ लिखे जा रहे हैं। और फिर जब आप पूरा साल ऐसे करते गए, आपका प्रोजेक्ट बन गया बड़ा। कैसे कि आप पूरा साल पढ़े हो, अब आपकी है एग्ज़ाम, ठीक है। अब आप जब वो बुक पढ़ने जाओगे, अब बताइए मुझे, कल भूगोल का पेपर है, आप कैसे देखोगे उसको। हाँ, तो इसमें क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि जो आपका भूगोल का पेपर है, तो उसके लिए क्या है, हमने मॉड्यूलराइजेशन किया कि भूगोल की एक अपनी सेपरेट नोटबुक हो, कि हम जिस दिन भूगोल का पेपर होगा वो उठाएंगे, उसी को पढ़ेंगे,
पेपर देने जाएंगे। अगर मैं आपको अगर इन तीनों से वेबसाइट बना के दूँ ना, तो ये सभी सब्जेक्ट्स को एक ही नोटबुक में एक ही कॉपी में लिखने जैसा है। आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा हो गया था, साल के अंत में बहुत बड़ा नोटबुक बनेगा ना, 365 दिनों का, 350 40 300 दिनों का। प्रोजेक्ट बड़ा होने पे आपको वही कठिनाई होगी जो आपको एक सब्जेक्ट ढूंढने में हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट बड़ा मैनेज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये होती है कि टेस्टिंग भी बड़ी कठिन हो जाती है इसमें। टेस्टिंग क्यों जरूरी है मैं बताऊँ। आप मान के चलिए स्टेट बैंक के लिए एक एप्लीकेशन, स्टेट बैंक वाले आए आपके पास, उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन बना दो हमारा ऑनलाइन बैंकिंग का। आपने बना दिया एप्लीकेशन, तीनों में आपने ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि मेरे अकाउंट में कोई और लॉगिन कर पा रहा है, मैं किसी और के अकाउंट में लॉगिन कर पा रहा हूँ, किसी और के पैसे मैं उड़ा रहा हूँ, मेरे पैसे कोई और उड़ा रहा है, तो ये चलेगा नहीं ना। वहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए होती है टेस्टिंग। आपकी सभी टेस्ट में पास होनी चाहिए। टेस्टिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, वो टेस्ट करते हैं कि आपका कहीं फेल तो नहीं कर रहा है, कहीं आप किसी और के पैसे तो नहीं उड़ा पा रहे, या फिर आपके पैसे सिक्योर तो है। भाई इतने देश की बड़ी बैंक है, आप उसमें एक गलती कर दो, एक गलती से कितना बड़ा भूचाल आ सकता है आपको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेज करना आसान नहीं है। तो फिर इसे कैसे किया जाए, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या आया, कुछ लाइब्रेरीज आई। जावास्क्रिप्ट में ही कुछ लाइब्रेरी बनी। अब लाइब्रेरी इस तरह से बनी कि वो आपके अलग अलग नोटबुक करने जैसा हो गया, कि आपका भूगोल एक नोटबुक में लिखा जाएगा, मैथमेटिक्स एक में, आपका विज्ञान अलग में, तो अलग अलग आपने नोटबुक बना दिया। इस तरह से लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी ने क्या कर दिया, जो इतना बड़ा कोड लिख रहे थे हम, उसे डिवाइड कर दिया अलग अलग टुकड़ों में, कि ये इस चीज़ का कोड रहेगा, ये इस चीज़ का, जैसे लॉगिन का कोड अलग रहेगा, कार्ड का कोड अलग रहेगा, या फिर किसी को बटन क्लिक करने पे क्या दिखेगा, क्या पॉपअप दिखेगा, उसका कोड अलग रहेगा। तो लाइब्रेरीज आई। अब लाइब्रेरीज में कौन सी लाइब्रेरीज आई मैं बताऊँ, अगर एक दो सैंपल के लिए अगर बताऊँ तो जेक्वेरी आई, ठीक है। लेकिन ये क्या फर्स्ट जनरेशन वाला काम था। जेक्वेरी चलती थी पहले, जेक्वेरी चलती थी, लेकिन अब जेक्वेरी भी थोड़ी ऑब्सोल्यूट हो गई है। उसके बाद आए फ्रेमवर्क्स। हाँ, दूसरी और एक लाइब्रेरी आई, वो है रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। और फिर आए फ्रेमवर्क क्या है कि एक तरह से आपको पूरी तरह से डिज़ाइन करके दे दिया गया है, कि आपको एक नई बुक प्रोवाइड कर दी गई। फ्रेमवर्क क्या है कि भूगोल के लिए या फिर मैथमेटिक्स के लिए एक अलग से बुक, हर किसी की बुक अलग। कैसे, जैसे आपकी अगर इतिहास की बुक है, तो इतिहास में क्या होता है, टाइमलाइन होती है कि अकबर के बाद उसका पुत्र आया जहांगीर के बाद उसका पुत्र आया शाहजहां के बाद उसका पुत्र शाह औरंगजेब। तो इसमें क्या है, आपको टाइमलाइन लिखनी पड़ सकती है। तो वहाँ पे अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूँ, फ्रेमवर्क जो है एक तरह से ऐसी कस्टम बुक है जिसमें इतिहास के लिए अलग बुक बनी है, जिसमें इतिहास में आप यहाँ इतिहास की नोट्स लिखोगे, लेकिन एक दूसरे के नीचे आप जब एक राजा के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके लिए क्या किया है उन्होंने, एक अलग से एक कॉलम बना दिया है पूरा। एक कॉलम में आप इस कॉलम में यहाँ लिखोगे कि अकबर के बाद जहांगीर के बाद औरंगजेब, इस तरह से एक आपको अलग नोटबुक। भूगोल के लिए आपको अलग नोटबुक, उसमें क्या होगा कि आपको लिखने के लिए अलग जगह होगी, डायग्राम बनाने के लिए अलग जगह होगी। एक तरह से क्या है, और एक नए लेवल का सोफिस्टिकेशन आ गया है ना, कि अगर आप भूगोल के लिए अलग तरह की कॉपी डिज़ाइन कर रहे हो, इतिहास के लिए अलग तरह की, भाषा के लिए अलग तरह की, ये होते हैं फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये जो एंगुलर फ्रेमवर्क है आपका, ये आपका फ्रंट एंड साइड में मतलब जो भी आपको यहाँ पे दिखता है, ये सब जो दिखने का काम है, ये जो दिखाने का काम है, जो कुछ स्क्रीन पे दिखता है, इसको चलाने के लिए जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है वो है एक एंगुलर। दूसरे फ्रेमवर्क कौन से हैं, तो Vue.js है एक, ये भी एक फ्रेमवर्क है। Vue.js इतना पॉपुलर नहीं है, और हम लोग वही पढ़ना चाहेंगे कभी भी जो इंडस्ट्री में पॉपुलर है, जहाँ पे इंडस्ट्री में काम होता हो, क्योंकि जॉब लेनी है हमें आफ्टर ऑल। तो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। दूसरा है रिएक्ट, लेकिन रिएक्ट एक लाइब्रेरी है।
वो एक जनरेशन पीछे की है। अब रिएक्ट जो आपकी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क, तो मैं सीधे सीधे बता दूं, फ्रेमवर्क में जो होता है चीज़ें फिक्स होती है, पहले ही डिफाइंड होती है कि इस ढांचे में आपको काम करना है, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो इसमें मैनेज कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेमवर्क तो ये बात होगी, थोड़ा टाइट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर लाइब्रेरी की बात करूँ तो आपके पास कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है कि आप चीज़ें इधर से उधर कर सकते हो, उसमें इतना टाइट नहीं होता। वो सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन क्या है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो होते हैं, एंगुलर जो है वो फ्रेमवर्क है। अब ये तो हो गई बात यहाँ पे। अब इन तीनों में जो वेबसाइट बन रही थी उसके दो हिस्से होते हैं जनरली। कैसे कि आपका जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, जो आपको एसबीआई का एक यूज़र इंटरफेस दिखता है जिसमें आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल भरते हैं, पासवर्ड भरते हैं, कैप्चा भरते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं। ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जैसे मैं अगर खोल के बताऊँ, एक मिनट, और यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करूँ ऑनलाइन एसबीआई में, ये जो आपको चीज़ें दिख रही है ना यहाँ पे, ये है आपका यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है, इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। यहाँ पे जाएगा, यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, टेक्स्ट कैप्चा डालेगा। ये जो सामने की चीज़ आपको दिख रही है, ये पोजीशनिंग दिख रही है बटन की, ये बटन की पोजीशनिंग दिख रही है, या फिर ये क्लिकेबल्स की पोजीशन दिख रही है। ये जो पार्ट है ये फ्रंट एंड वाला पार्ट है। इसके लिए अलग टेक्नोलॉजिस्ट होता है, इंजीनियर होता है, वो होता है फ्रंट एंड इंजीनियर। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब मैं इसमें अपना यूज़र नेम डालूँ, इसमें अपना पासवर्ड डालूँ, तो ये यहीं पे तो चेक नहीं करेगा। लॉगिन जब दबाता हूँ तो वो डाटा कहीं तो जाएगा, एसबीआई वालों के पास जाएगा, वहाँ पे चेक होगा कि क्या इस यूज़र नेम के साथ, इस पासवर्ड के साथ कोई व्यक्ति वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उस डेटा में चेक करेगा ना। अब वहाँ पे जाके चेक करेगा कि अगर है तो वो आपको लॉगिन करवाएगा, आपके अकाउंट में आपको पैसे दिखने लग जाएंगे, या फिर आपको ओटीपी भेजेगा। आप ओटीपी डालोगे, ओटीपी कंफर्म होता है, आपको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये फ्रंट एंड। लेकिन जब मैं यहाँ पे फ्रंट एंड में कुछ यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ, वो जो डेटा पीछे जाता है एसबीआई वालों के पास, ये यहाँ से चालू होता है बैकएंड का काम। तो किसी भी वेबसाइट को हम दो हिस्सों में, वेबसाइट डेवलपमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? फ्रंट एंड जो ये आपको दिखता है, यहाँ पे जो डाटा हम भरेंगे वो पीछे जाएगा सर्वर के पास, सर्वर के पास डेटा जाएगा, सर्वर डेटाबेस में जाके, क्योंकि सर्वर पे डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। अब करोड़ों यूज़र है एसबीआई की, कहाँ स्टोर करोगे? सर्वर पे करोगे, सर्वर हैंग हो जाएगा। कर सकते हैं, सर्वर पे भी कर सकते हैं डेटा। सर्वर क्या होता है, तो आपका जो सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का, एक तरह से वेबसाइट का सीपीयू मान लीजिए उसे, आपका वो सीपीयू है। आपका डेस्कटॉप जो है वो फ्रंट एंड है, आपका जो बैक एंड है वो आपका एक तरह से सर्वर जो है वो सीपीयू है। अब एसबीआई का सीपीयू थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन करे रहते, ट्रांसफ़र करते डेटा इस बैंक से उस बैंक में। तो ये जो है एसबीआई का सीपीयू बड़ा होता है, वो होता है सर्वर। वो एसबीआई का अपने ऑफिस में लगा है, हेड ब्रांच में लगा होगा या फिर उनके डेटा सेंटर में लगा होगा। तो ये जो है डेटा वहाँ पे वेरीफाई कैसे करेगा? सर्वर पे स्टोर नहीं किया जाएगा। अगर बड़ी वेबसाइट है तो उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा, उनका अलग डेटाबेस रहेगा। तो क्या होगा फ्लो, अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने लॉगिन डाला, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा? सर्वर के पास खुद के पास डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जो भी कम्युनिकेशन होगा फ्रंट एंड का वो सर्वर के साथ सबसे पहले होगा, सीधा डेटाबेस के साथ नहीं होगा। नहीं होता है, किया जा सकता है लेकिन सेफ नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट, लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी मैंने, वो जाएगी सर्वर पे। सर्वर में जो एसबीआई का सीपीयू है, उस सीपीयू क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट आई है वो देखेगा, रिक्वेस्ट आई है वो पहले देखेगा ना कि लॉगिन की रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट पैसे ट्रांसफ़र करने की भी तो हो सकती थी, है ना। रिक्वेस्ट पैसे किसी को डिडक्ट करना, लोन मांगना,
कुछ भी हो सकती थी, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन में बहुत सारे काम कर सकते हो। तो जब सर्वर चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट किस तरह की है, सर्वर देखेगा ये रिक्वेस्ट जो है ये लॉगिन की रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने डाला है वो भेजेगा डेटाबेस के पास। कौन भेजेगा? सर्वर। सर्वर आपका डेटा डेटाबेस के पास भेजेगा। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है एक आपका हार्ड डिस्क, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क, जहाँ पे सबका डेटा स्टोर किया हुआ है। डेटाबेस, उसका नाम ही है डेटाबेस। अब डेटाबेस के पास सर्वर जब मेरी जानकारी भेजेगा, डेटाबेस से कुछ रिक्वेस्ट वापस भेजी जाएगी सर्वर पे। डेटाबेस में ऑपरेशन नहीं होंगे, ऑपरेशन क्या हो, कहाँ होंगे? सर्वर में होंगे। सर्वर में चेक किया जाएगा, डेटाबेस में चेक किया जाएगा कोई रिकॉर्ड मैच करता है या नहीं करता है। डेटाबेस में रिकॉर्ड मैच होता है या नहीं होता है, होता है तो उधर से एक रिक्वेस्ट टोकन जाएगा कि चलो 500 नंबर का टोकन मान के चलो, 500 नंबर का टोकन है तो सक्सेस है, ठीक है, ये यूज़र एग्जिस्ट करता है। डेटाबेस बोलेगा हाँ ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, सर्वर को जानकारी भेजेगा। सर्वर तुरंत यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है अपनी एंटरटेन करेगा और बोलेगा हाँ आप हो, एग्जिस्ट करते हो, वो अंदर अपने अकाउंट में लॉगिन करवा देगा। ठीक है, एक फ्लो समझ में आ गया। ये रफ सा फ्लो है, एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। ये बोलने से नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा ये लैंग्वेज जो है बोलने से कुछ प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता। यहाँ पे इस लैंग्वेज में अगर आप बोलो प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा आपका। प्रोडक्ट मतलब ये वेबसाइट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आपका लॉगिन होगा वहाँ पे सक्सेस लॉगिन हो जाएगा। ये हो गई आपकी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो मैंने पार्ट आपको बताया है ना, फ्रंट एंड वाला, जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, ये फ्रंट एंड का पार्ट जो होता है, ये जो लिखा जाता है फ्रंट एंड का पार्ट, ये एंगुलर में लिखा जाता है। जो कंप्यूटर पे दिखता है वो फ्रंट एंड का एंगुलर में लिखा जाएगा, या फिर रिएक्ट में लिखा जाएगा, या फिर जेक्वेरी, या फिर नॉर्मल HTML, या तो इन तीनों में जा सकता है। वैसे इनको हटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा तो कोई भी किसी के पैसे उड़ा देगा, तो अच्छी बात तो है नहीं। तो एंगुलर में लिखा जाएगा। अब जो रिक्वेस्ट जो हमने, अब मान के चलिए ये सब कुछ बना लिया हमने, रिक्वेस्ट कैसे भेजोगे? रिक्वेस्ट तो भेजनी चाहिए ना कुछ किसी तरह से सर्वर के पास, सर्वर तो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए होते हैं बैकएंड इंजीनियर्स। ठीक है, अब बैकएंड कैसे होगा? तो बैकएंड डेवलप करने के लिए बैकएंड जो होता है आपका कोई भी लैंग्वेज में चलेगा, कोई भी लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ने वाले हैं। अब जैसे फ्रंट एंड के लिए आपका एंगुलर फ्रेमवर्क था, बैकएंड के लिए अलग फ्रेमवर्क है। ठीक है, हर चीज के लिए यहाँ पे फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या कर देते हैं, आपका काम आसान कर देते हैं, क्योंकि आप नोटबुक अलग अलग मेंटेन करना चाहते हो ना। क्योंकि कोड यहाँ पे सामने बड़ा बनेगा तो पीछे भी तो बड़ा बनेगा, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन मांग रहे हो, आप पैसे ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हो रिक्वेस्ट, या आप लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर अकाउंट बंद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, लोन के लिए कर रहे हो। आपके बहुत सारे डेटा है ना, हर तरह का डेटा है, तो यहाँ पे भी डेटा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा बैकएंड में। तो बैकएंड में भी आपका जब डेटा मैनेजमेंट होता है तो उसके लिए आपको फ्रेमवर्क लगता है, और हमारे पास यहाँ पे फ्रेमवर्क है बैकएंड में Node.js। ठीक है, ये Node.js जो है इसमें एक्सप्रेस नाम का फ्रेमवर्क है। Node.js क्या है, एक तरह से लाइब्रेरी है, और इसका Node.js का जो फ्रेमवर्क है उसे कहते हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। हाँ, और जो बैकएंड के ऑपरेशंस है, जैसे मैंने कहा अपने फ्रेमवर्क में अपने एक सर्वर बना दिया। जो CPU बनाना होता है ना, CPU बनता नहीं है, CPU इसमें बनाना पड़ता है। हम लोग CPU बनाते हैं, इसमें लिख के CPU बनाते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से एंगुलर से डेटा भेजा, Node.js सर्वर में गया, अब वो चेक कहाँ होगा, किसी डेटाबेस में होगा। डेटाबेस अपना रहेगा MongoDB। यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस है, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL जो होते हैं, वो एक तरह से रिलेशनल डेटाबेस होता है, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। इसकी क्या डेफिनेशंस है ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे, आप बस सुन लो, अभी अपने दिमाग को बता दो कि ऐसा होता है, बस भरो, ट्रस्ट मी ब्रो। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि ये जो डेटाबेस है आपका MongoDB, रिक्वेस्ट यहाँ से गई, यहाँ पे SBI के पोर्टल पे मैंने किया लॉगिन, पासवर्ड, ये गई Node.js के पास, सर्वर के पास, सर्वर से वो जाके चेक करेगा MongoDB में,
MongoDB में। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी अलग होता है, जॉब अलग रोल होता है इसका, क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ पे रोल है, हर चीज़ के लिए रोल है। तो डेटाबेस होता है, तो ये जो पार्ट होता है जनरली ये बैकएंड में कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गया आपका बैकएंड, ये हो गया आपका फ्रंट एंड। अब यहाँ पे आपको फ्लो समझ में आ गया। अब मज़े की बात क्या है कि ये सब कुछ हम कोड डेवलप करेंगे, अकेला आदमी नहीं करता है कोड डेवलप, एक एक टीम में 50-50 तक लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी एक। तो एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हाँ, कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ आज यहाँ पे, कुछ लोग अमेरिका पे से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया में जो इतनी बड़ी आईटी सेक्टर चल रही है वो इंडिया के ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट्स ही पे ही हम लोग जिंदा है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि जो जितने अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि किसी कंपनी का एक तरह से वेबसाइट डिज़ाइन करवा देना या फिर कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना उनको, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आपकी अमेरिका में एक कंपनी ऑपरेट कर रही है फेडेक्स का जो उसका या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी कंपनी मान लीजिए आप, जो कंपनी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है उसका जो कोडिंग वगैरह होती है वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इंडियन कंपनीज लेती या फिर फॉरेन कंपनीज लेती है, अमेरिकन कंपनीज लेती है, वो यहाँ पे इंडिया में काम करती है। क्यों इंडिया में काम करती है? यहाँ पे इंजीनियर सस्ते में मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 लाख रुपए का पैकेज बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वही जो काम यहाँ पे 12 लाख में कर रहा है ना, वही काम अगर अमेरिका में करवाए तो 1.5 करोड़ के आसपास उसको सैलरी देनी पड़ती है साल की। आप बताइए 1.5 करोड़ देना पसंद करेगी कंपनी, या 12 लाख में अगर कोई मिल रहा है करने वाला है तो 12 लाख में करवा देगी? सीधी सीधी बात है। तभी आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया में इतने ज़्यादा आईटी कंपनियां क्यों है। हाँ, यही कारण है कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। अब 50 की टीम है, 50 लोगों की टीम है, कोई एक पार्ट पे काम कर रहा है, कोई दूसरे पार्ट पे काम कर रहा है, एक दूसरे के कम्युनिकेट कैसे करेंगे? फ़ोन करके तो नहीं कर सकते ना, कि मैं आपको फ़ोन करूँ, ये भाई मैंने ये फंक्शन लिख दिया है, तुम फंक्शन को चेक कर लेना, या फिर वो फंक्शन में अपनी वैल्यू पैरामीटर डाल के वो तुम अपना देख लो क्या है। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं वर्जन कंट्रोल टूल। वर्जन कंट्रोल टूल क्या होते हैं? गिट मतलब एक वर्जन कंट्रोल। जैसे मैंने एक आज कुछ कोड बनाया, मैं ऊपर जाके क्लाउड में अपलोड कर दूंगा, फिर जो दूसरा काम करेगा, दूसरी शिफ्ट में काम करेगा, या फिर अमेरिका में काम कर रहा होगा, या फिर बैंगलोर में बैठ के काम कर रहा होगा, मैं तो यहाँ से काम कर लूँगा। जो बैंगलोर में बैठा होगा उसको कैसे पता चलेगा? तो मैं जब यहाँ पे गिट पे अपलोड कर दूंगा अपना कोड, वो जाके सबसे पहले देखेगा वहाँ पे कि यहाँ पे किसी ने अपलोड तो किया है, वो देख लेगा, जैसे स्टेटस देख लेगा। एक तरह से फेसबुक मान लीजिए आप इसे, इंस्टाग्राम मान लीजिए, या फिर ट्विटर मान लीजिए। हाँ, नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, वो देखेगा इसने ये काम कर दिया, मैं जाके तुरंत वहाँ से डाउनलोड कर दूंगा, उसके आगे का काम मैं कर दूंगा, या फिर वो बैंगलोर वाला कर देगा। बैंगलोर वाला अपलोड करेगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि उसने वो फंक्शन अपलोड कर दिया, मैं उस फंक्शन का उपयोग कर सकता हूँ, सीधा सीधा इन्वोक कर दूंगा उस फंक्शन को, है ना। लेकिन वो कहाँ से होगा? कम्युनिकेशन होता है गिट से। बड़ी छोटी टेक्नोलॉजी है, कोई बड़ी बात नहीं, ये फेसबुक चलाने जैसा है, ठीक है, मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लेगी, 8 दिन से, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्रांचिंग वगैरह है, वो सब कुछ देखना पड़ता है, स्टेजिंग वगैरह होती है, बहुत कुछ होता है। 8 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, 4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ होगी आपकी। ये तो डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं, ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं। इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी में आप काम करें, ये आपको ज़रूरी लगेगा ही कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप बताओगे कैसे? इंटरव्यू में पूछेंगे, अच्छा आप बताइए आपने कोड लिखा है, आप सामने वाले को कैसे बताओगे? आप वहाँ पे बोलोगे फ़ोन करके बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि मैं या तो गिटहब करूँगा। गिट टेक्नोलॉजी है, गिट एक टेक्नोलॉजी है, उसके प्रोडक्ट्स है। जैसे गिटहब, ये क्या है? एक तरह से कंसेप्ट है। फेसबुक एक कंसेप्ट पे काम कर रहा है ना, कि मैं फ़ोटो अपलोड करूँ या फिर टेक्स्ट अपलोड करूँ तो सबको दिख रहा है। उसी तरह से ट्विटर काम करता है, उसी तरह से इंस्टाग्राम करता है। इंस्टाग्राम पे खाली फ़ोटो होती है, ट्विटर पे आपके ट्वीट्स होते हैं और फ़ोटो भी होती है, और आपके फेसबुक पे दोनों ही होती है। तो एक तरह से ये कंसेप्ट है। उसके अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे गिटहब है, गिटहब को मान लीजिए फेसबुक, दूसरा होता है गिट बकेट, उसको और कुछ मान लीजिए, ट्विटर मान लीजिए, और एक है गिट लैब। ऐसे 2-3 प्रोडक्ट है, देख लेंगे। गिटहब को देखेंगे हम, ठीक है। ये इससे वेबसाइट डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, सच कम्युनिकेशन के लिए है। ये कोई भी फील्ड में काम करे, आप कोई भी फील्ड में काम करें ये लगेगा ही। तो ये तो मैंडेटरी एक स्किल है जो आपको सिखा दी जाएगी।
अब ये सब कुछ हो गया, आपने डेवलपमेंट वेबसाइट वगैरह बना ली। एक तो अब तो आपका रोल ख़त्म हो गया, जैसे आप जो सीखने आए हो वो तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ऊपर भी चढ़ानी होगी, क्लाउड पे चढ़ानी होगी ना, कि वो वेबसाइट सबको दिखे, पूरी दुनिया को दिखे ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरी मशीन में, क्योंकि हम जो डेवलपमेंट करेंगे ऑनलाइन नहीं करेंगे, अपनी मशीन में करेंगे। अपनी मशीन में जब डेवलप कर रहे हो, ये 4 लोगों को दिखे, पूरी दुनिया को दिखे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब गिट से तो आप सिर्फ अपने टीम में दिखाओगे, लेकिन ये इसे पूरी दुनिया को अगर दिखाना है, अमेरिका के बैठे लोगों को दिखाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए डेवलपमेंट ऑपरेशंस। तो डेवलपमेंट ऑपरेशन काय में होते हैं? तो ये कुछ टूल्स है, जैसे डॉकर है, क्यूबरनेटीज है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए। इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब यहाँ पे आप हो गए तो यहाँ से आप सन्यासी ही बनोगे आगे चल के। यहाँ पे आ गए, आपको सब कुछ आ गया, ठीक है, इतना आगे नहीं जाना है। अब मेन बात, जॉब के लिए कितना ज़रूरी है। होता क्या है कि जॉब के लिए आपको अगर जितना ज़्यादा आए उतना अच्छा, लेकिन होता क्या है कि आपको पूछेंगे तो सब कुछ। अब जॉब दे रहे हैं तो सब कुछ पूछेंगे, ये भी पूछ लो, वो भी पूछ लो, ये भी रिक्वायरमेंट, वो भी रिक्वायरमेंट। इनकी रिक्वायरमेंट देखो तो कंपनीज़ की जो होती है ना, बोले 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसको डॉकर भी आना चाहिए, उसको क्यूबरनेटीज आना चाहिए, उसको डेवलपमेंट ऑपरेशन पूरी तरह से आना चाहिए, उसको गिट, गिटहब, गिटबैकेट, गिटलैब सब कुछ आना चाहिए, उसको एंगुलर भी आना चाहिए, रिएक्ट भी आना चाहिए, व्यूजेस भी आना चाहिए, उसको एक्सप्रेस भी आना चाहिए, उसको बाकी सब कुछ आना चाहिए। हाडूप, अपाचे, पाइस्पार्क, क्या क्या नहीं पूछते, सब कुछ आना चाहिए। वो डाल देते, क्या है, HR लोग वगैरह होते हैं ना, डाल देते सब कुछ, जो मिलेगा उसको उठा लेंगे, इस तरह से काम चलता है इनका। तो यहाँ पे जॉब के लिए जो आपको ऑनेस्टली ज़रूरत जो है ना, एक एंगुलर की शुरुआत एंगुलर से करते हैं। सीखेंगे तो हम सब कुछ पूरा फुल स्टैक। अब ये होता है ये UI फुल स्टैक हो गया, यूज़र इंटरफेस फुल स्टैक। और अगर आपको पूरी तरह से फुल स्टैक बनना है तो आपको बैकएंड भी सीखना पड़ेगा। जॉब के लिए आप किसी में से या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए, आप एक में एक्सपर्ट हो जाइए। रिकमेंडेशन रहेगी आप एंगुलर पहले फ्रंट एंड देखें, क्योंकि हम कोड वही करना चाहेंगे जो हमें सामने दिखे, कि कुछ दिख तो रहा है ना, तो दिखता इसमें है। जब भी आप इसमें बनाओगे ना, इसमें आपको सिर्फ API बनाने होते हैं। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API बनते हैं, REST API वगैरह, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है, ये इसमें आपको आपका प्रोडक्ट दिखाई नहीं देगा कि हम बना क्या रहे। आप सिर्फ खाली इंजन पे काम करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी गाड़ी के लिए इंजन बन रहा है। जैसे आप इंजन की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है किस इंजन के लिए, ट्रक में लग रहा है, ट्रैक्टर में लग रहा है ना, खाली इंजन बन रहा है, या तो फिर पानी निकालने के लिए वो इंजन का उपयोग हो रहा है। लेकिन अगर आप बॉडी शॉप में काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये अल्टो की बॉडी है। पेंटिंग जॉब में कर रहे हो आप, तो आपको पता चलता है ना कि ये अल्टो पे काम लगेगी, ये ग्रैंड विटारा पे लगेगी। तो ये वो ऑटो शॉप में काम करने जैसा है, जहाँ पे बॉडियाँ वगैरह बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा तुरंत आपके काम का रिजल्ट कैसा है। यहाँ पे आपको काम का रिजल्ट नहीं पता चलता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन रहती है कि पहले आप वो देखें जो दिखता है ना, पहले एंगुलर में देखें, और उसके बाद इसमें आपका हो गया, फिर बाद में आप इसमें स्विच ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें स्विच ऑन कर दिया, दोनों में हो गया, आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। फिर आप अकेले बैठ के भी वेबसाइट बना सकते हो। और एंगुलर में कितना टाइम लगेगा? एंगुलर को लगेगा 3 महीना। 3 महीना? हाँ, ये सब कुछ 3 महीना, 3 महीना, 6 महीना जो ये मैंने जोड़ा है, ये दोनों मिला के 3 महीने में, 6 महीने में, 6-7 महीने में आपका पूरा हो जाएगा। अब फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब थोड़ा एक एग्जांपल देख लें। हाँ, और एक बात, यहाँ पे मैंने 3 फ्रेमवर्क बताए थे, जैसे कौन से बताए थे? एंगुलर बताया था, रिएक्ट बताया था, और रिएक्ट व्यूजेस, ये 3 जो थे ना। वैसे अब फ्रंट एंड में एक बात ध्यान रखिए, जब हमारी वेबसाइट चलती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं इस लेक्चर की बोलने वाला हूँ, कि वेबसाइट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती है, वो चलेगी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वेबसाइट में ब्राउज़र जो होता है ना, क्योंकि वेबसाइट आप ब्राउज़र में ही चलाओगे, या तो आप गूगल क्रोम में चलाओगे, फायरफॉक्स में चलाओगे, या फिर जो ओपेरा वगैरह है, सभी ब्राउज़र में एक ही लैंग्वेज चलती है। कोई भी कंपनी का ब्राउज़र हो, उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलेगी, उसमें सिर्फ HTML और CSS चलेगी। फ्रेमवर्क आप कौन सा ले रहे हो, क्योंकि ये तो एक तरह से नोटबुक है आपके, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका कंटेंट तो ये है, कंटेंट जो है इसमें लिख रहे हो आप नोटबुक में। तो ये जो कंटेंट है ये कोई भी चलेगा, नोटबुक कोई भी कंपनी की चलेगी, Vue.js चलेगी,
एंगुलर चलेगी, रिएक्ट चलेगी, जावा जेक्वेरी चलेगी, चलेगी, लेकिन इनका रिप्लेसमेंट नहीं है। लैंग्वेज आपकी ब्राउज़र में सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलेगी। लैंग्वेज कौन सी है? रूबी है, ठीक है, पाइथन है, जावा है ना, PHP है, बहुत सारी लैंग्वेज है ना। जावा नहीं, मैं बताता हूँ जावा कहाँ आएगी। ये जो है आपका ब्राउज़र जो है फ्रंट एंड, जहाँ पे आपको कंप्यूटर पे दिखता है, वहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज काम में आएगी, जावास्क्रिप्ट। कोई भी ब्राउज़र में दूसरी लैंग्वेज नहीं चलती, ये तीनों का सब्सटीट्यूट नहीं है। वो जो बाकी की लैंग्वेज है वो कहाँ काम आती मैं बताऊँ। जैसे यहाँ पे हमने क्या चूज़ किया, ये बैकएंड साइड में कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो आप, कोई भी। जैसे आप नोड की जगह जब अगर आपको जावास्क्रिप्ट पीछे उपयोग में नहीं लानी है, फ्रंट एंड में तो आपको इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं, ये तो करनी ही करनी है। बैकएंड में आपके पास ऑप्शन है कि आप नोड जेएस की जगह, जावास्क्रिप्ट की जगह आप जावा ले सकते हो। तो आपको स्प्रिंग बूट करके यहाँ पे फ्रेमवर्क आता है उनका, जावा का, और भी आते हैं एक दो, तो स्प्रिंग बूट होगा। अगर आप PHP लेते हो, PHP भी एक लैंग्वेज है, PHP लेते हो तो लैरावेल नाम का आपका जो फ्रेमवर्क रहेगा उसमें काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से सबके अपने अपने, जैसे C# है, C# लेते हो तो ASP.NET कोर लेना पड़ेगा आपको, उसका फ्रेमवर्क। जो लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का अपना अपना फ्रेमवर्क है। जो लैंग्वेज आप बैकएंड साइड में, बैकएंड साइड मतलब सर्वर साइड, जो सर्वर साइड में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। तो उस सर्वर साइड में आप जो लैंग्वेज चाहो ले लो, जो लैंग्वेज लोगे उसका फ्रेमवर्क पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट से ही पढ़ो, कोई भी ले सकते हो। जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे नोड.js और एक्सप्रेस इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैसे भी जावास्क्रिप्ट तो पढ़ ही रहे। अब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे तो नई लैंग्वेज क्यों पढ़ना, जब उसी में काम हो सकता है तो उसी में काम कर लेते हैं। और डेटाबेस जो आपके पास बहुत सारे, MongoDB है, आपके पास कसांड्रा, बहुत सारे SQL डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेस है, तो इसमें हम MongoDB लेंगे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें कोई सवाल, कोई डाउट? जैसे अगर बाद में पहले जावा सीखी, बाद में कोई अदर लैंग्वेज करेगी तो प्रोग्राम दिक्कत नहीं होगी प्रोग्रामिंग? नहीं, प्रोग्राम देखो मैं क्या बताऊँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब एक जैसी ही है, सारी की सारी। साइकिल चलाने जैसा है, गाड़ी चलाने जैसा। अगर आपको एक गाड़ी आती है ना गियर वाली, अगर आप गियर वाली एक गाड़ी चलाते हो, आप आज अपाचे चलाओ, कल स्प्लेंडर चलाओ, परसों कोई और चलाओ, KTM चलाओ, एक बार आपको टेक्निक आ गई, आपका लैंग्वेज का जो, क्योंकि स्ट्रक्चर सबके सेम है, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर सबके सेम है, इफ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर सबके सेम है। आपको एक बार समझ में आ गया कि काम कैसे करता है, आपका उसका क्या है, लैंग्वेज का सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स चेंज होते रहता है। और कुछ लैंग्वेज के केस में जैसे उसके केस होते हैं अलग अलग, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम एडवांस में देखेंगे, कुछ लैंग्वेज में क्या है पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है, जैसे जावास्क्रिप्ट में पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेकिन वही आप C++ लोगे, उसमें थोड़ी ज़्यादा है, वो सर्वर साइड के लिए काम में आती है, गेमिंग वगैरह डेवलप करने के लिए काम आती है C++। तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। आपने एक लैंग्वेज तरीके से सीख ली, दूसरी लैंग्वेज सीखने में आपको खाली 2 महीने 4 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार आप सिंटैक्स देख लो, तुरंत आप इधर सिंटैक्स देखते जाओ, काम करते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। कंसेप्ट एक बार आनी चाहिए। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ लिया, आप जावा में तुरंत अप्लाई कर दोगे। बस उसमें क्या है, आपको थोड़ा सिंटैक्स का फ़र्क होता है, सिंटैक्स उसका एक बार याद कर लिया, हो गया काम। यहाँ पे और कोई डाउट? ठीक है, अब थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह देख लेते हैं हम, एंगुलर में किस तरह से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो थोड़ा डेमो भी देख लेते, तो आपको थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली। जस्ट अ मिनट, हाँ, हम प्रोडक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। हमारे पास एक एंगुलर का प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है, प्रोजेक्ट फ्रंट एंड। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चलाऊँ, फूड ऑर्डर ऐप डेवलप किया है। तो ये आपका चालू कैसे करना है, ये सब कुछ VS कौन से कोड एडिटर में कैसे क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको आराम से बताऊंगा। अभी तो आप बस देख लो, अपने ब्रेन को बता दो कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है अच्छी अच्छी, ठीक है, हर चीज़ का टेंशन नहीं लेते। ओके, ये आपका एक फ्रेमवर्क में बना हुआ है। अब फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग नोटबुक होते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये बहुत सारे फोल्डर, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनी है ना, ये जैसे नोड मॉड्यूल, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सब कुछ,
ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर फ्रेमवर्क नहीं होता तो ये सब कुछ आपको हाथ से लिखना पड़ता। हाथ से लिखने के लिए आपको मैं बताऊँ, अगर आप जाओ ना किसी एक चीज़ में, जैसे मैं अगर कोई भी एक छोटी सी फाइल उठा के देख लूँ, इसमें जाओ, देखिए क्या क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे, कुछ नहीं लिखा जाएगा आपसे अगर वो ऐसा उसमें जाओगे। इसीलिए तो फ्रेमवर्क आए हैं ना, फ्रेमवर्क आए हैं इसलिए कि काम आसान कर देते हैं। अब जैसे अगर हम इसको चलाएं, इस प्रोजेक्ट को चलाने की कोशिश करें तो जस्ट अ मिनट, देखिए आपका प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। ये आपका कंपाइल हो रहा है प्रोजेक्ट, और ये बहुत सारे जैसे कार्ड पेज, हमने कार्ड बनाई, फूड ऑर्डर पेज है ना, कार्ड बनाई, फूड पेज है, हेड उसका होम पेज है, नॉट फाउंड है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है उसमें, आप समोसा ऑर्डर कर रहे हो, समोसा है ही नहीं, तो क्या उधर कुछ मैसेज तो आना चाहिए कि समोसा है नहीं, नॉट फाउंड, समोसा नहीं है हमारे पास। फिर सर्च, आप कोई सर्च कैसे करोगे, तो ये सबके क्या है, अलग अलग कंपोनेंट बने हुए हैं, हर चीज़ की फंक्शनैलिटी अलग अलग नोटबुक है सबके लिए, ठीक है। उसमें लिखते जाओ, वो जोड़ते जाओ। आपको कुछ सर्च चाहिए, अच्छा सर्च विथ कुछ और चाहिए, उस जोड़ दो। उसमें आपको और कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, और एक फोल्डर ऐड कर दो, लिख दो फंक्शनैलिटी, वो जुड़ गई आपकी वेबसाइट में, मॉड्यूलरिटी आ जाती। अब देखिए यहाँ पे आपका ब्राउज़र ये चालू हो चुका है 4200 लोकल होस्ट पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है मेरी ही मशीन पे है, कि कहीं और अवेलेबल नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैंने डेवलप किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं अगर डेवलपमेंट ऑपरेशन की जो बात कर रहा था ना, अब यहाँ पे मैं अगर मारूँ लोकल होस्ट 4200, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे कर दी पेस्ट। ये देखिए आपका प्रोजेक्ट जो वहाँ पे दिख रहा था ना, जो कोडिंग दिख रही थी आपको, ये आपकी कोडिंग इस तरह से, ये जो फ्रंट एंड का पार्ट आप डेवलप करोगे ना, जब फ्रंट एंड में आप काम करोगे आपको दिखेगा कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट इस तरह से डेवलप हो चुका है। अगर आप बैक एंड में करोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। एपीआई बनाओगे, एपीआई में क्या बनाओगे, आप सिर्फ ये बनाओगे, यहाँ पे जो आता है ना, जैसे मैं ये यूट्यूब, ये देखिए, एक मिनट, ओके, एक वेबसाइट देखिए, इसमें क्या है, ये एक एपीआई है, इस एपीआई को हिट करोगे ये पेज आएगा, ये बदलते रहता है, आपने देखा होगा कभी, अगर किया होगा तो ये बदलते रहता है ना। हाँ, आप जब बैकएंड में काम करोगे आपको बैकएंड में सिर्फ इतना बनाना होता है। हाँ, जब बैकएंड में काम करते हो आपको ये बनाना होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि आप जब बनाओगे तो ये बनाने पे, ये साइट पे, ये एड्रेस पे क्या आना चाहिए, क्या रेंडर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है, इस एड्रेस पे ये सब कुछ दिखना चाहिए, ये बैकएंड इंजीनियर ने डिफाइन किया है। लेकिन बैकएंड वाला जब काम करता है उसको ये सब कुछ दिखता नहीं है, उसको डेटाबेस के साथ ही कम्युनिकेशन करना होता है कि डेटाबेस में मोदी जी की फ़ोटो है, मोदी जी की फ़ोटो modi.png नाम से सेव है, वो modi.png को कांटेक्ट करेगा, मोदी जी उसको कभी दिखेंगे नहीं, modi.png वो उसके के साथ काम करेगा, वहाँ पे चिपका देगा, मतलब वो कुछ इस तरह से रफली, ऐसे काम नहीं होता है। हाँ, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या काम कर रहे हो, फ्रंट एंड में आपको समझ में आता है। अब जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे अपने फूड माइंड पे लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए आपको एक हेडर बार मिलता है, फिर ऑल सभी फूड्स है। यहाँ पे अगर देखूँ मैं, देखिए आपके पास ये पूरा डेवलप किया गया है। अब मैं किसी फूड पे जाऊँ, अगर किसी एक फूड पे जाऊँ, जैसे मैं अगर इडली सांभर पे जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपका पेज खुलता है, ठीक है। यहाँ पे कार्ट का बना हुआ है, अब इसमें रेटिंग वगैरह सब कुछ है, आप रेटिंग दे सकते हो, सब कुछ कंपोनेंट सब कुछ बनेगा। ये किस कैटेगरी में था, इसके टैग वगैरह है, फास्ट फूड है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, न्यूट्रिशन है, ये टैग मैंने दिए है उसको कि कोई भी चीज़ में टैग। अब जैसे आप इडली सांभर तो नाश्ते में खाते हैं ना, तो इस तरह से दे दिया। अब इसकी प्राइस वगैरह, ऐड टू कार्ट, अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करूँ ना, देखिए आपके कार्ट में ऐड हो गया। यहाँ पे अब नंबर नहीं दिखाया है मैंने एक्चुअली, या थोड़ा जल्दबाजी में बना दिया। अब यहाँ पे आपके कार्ट में ऐड हो गया, कार्ट में आइटम कितना है, 1, और प्राइस है इसका 30। अब हम दूसरा आइटम ऐड करते हैं, बताइए क्या क्या ऐड किया जाए। 1 मिनट, डोसा, हाँ डोसा ऐड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, 40 रुपीज़ का डोसा है, कर लो ऑर्डर। और यहाँ पे जाऊँ मैं, ऐड टू कार्ट करूँ, 2 आइटम हो गए, बिल कितना हो गया आपका, 30 और 40, 70। कैलकुलेशन हो रहा है, सही हो रहा है, सब कुछ आ रहा है। अगर मैं और कुछ ऐड करना चाहूँ, चलिए और कुछ ऐड कर लेते हैं। ऑर्डर सेंड क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ऑर्डर सेंड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपका पेमेंट तक करवा दूंगा मैं, ठीक है। एक वेबसाइट ऐसी भी बना दूंगा कि जिसमें आपका पेमेंट तक चला। ये तो खाली फ्रंट एंड है,
एक बैक एंड वाला भी प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट बना है। बैक एंड में भी आपका क्या होता है ये सब कुछ, ये फ्रंट एंड वाला है। जैसे बैक एंड वाला अगर मैं दिखाऊँ उसमें आपको रिक्वेस्ट जाती दिखेगी, सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जो जा रही है वो दिखेगी। जैसे अगर मैं इसमें जाऊँ ना और मैं अगर इसमें कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊँ, कंसोल नेटवर्क, जैसे मैं अगर किसी चीज़ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ ना, जैसे मैं अगर मान के चलूँ अबाउट ऑनलाइन SBI, देखिए यहाँ पे कुछ आपको हरकत दिखाई देगी। ओके नहीं दिख, हाँ देखिए ये हरकत दिख रही है, ये यहाँ पे ये जो आया है ना ये बार, ये क्या एक तरह से रिक्वेस्ट जा रही है, जाती हुई दिख रही है। ग्राफ दिखता है, जैसे हार्ट का ECG का ग्राफ वगैरह दिखता है ना, ये दिखता है। तो यहाँ पे स्टाइल्स, बूटस्ट्रैप, ये सब कुछ दिखेगा। इस तरह से रिक्वेस्ट जाती हुई इस ऑर्डर में भी दिखेगी। ये अभी सिर्फ फ्रंट एंड है। अब जैसे मैं अगर इसमें कुछ और ऐड करूँ, जैसे ये वड़ा पाव ऐड करूँ, इसमें जो 10 रुपये का वड़ा पाव है, ऐड टू कार्ट कर दिया, 3 आइटम हो गए। ठीक है, आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। अब इसमें अगर आप चाहे तो आप अगर कोई रिमूव करना चाहे तो देखिए आपका 80 रुपया हुआ है, 40 30 40 30 10 40 40 40 80। अब अगर मैं कुछ रिमूव कर दूं, जैसे मैं इडली सांभर को रिमूव कर दूं, हट गया आपका रिमूव सांभर, 2 आ गए। तो ये क्या है, आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड आपका बैक एंड के साथ कम्युनिकेशन करेगा। जब मैं रिमूव दबाऊंगा तो डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाएगी कि इडली सांभर को रिमूव कर दे, नया बिल बन के आएगा, वो यहाँ पे दिखेगा। आप जब ऑर्डर करोगे, आप पेमेंट करोगे। अब पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी APIs होते हैं, उसको उपयोग में करते हैं, लेते हैं अपन जनरली। तो इस तरह से आपका एक पूरी 6 महीनों में, 6-7 महीनों में आप इतनी पोजीशन में आ जाओगे कि ये सब कुछ डेवलप कर लो। या फिर किसी और का प्रोजेक्ट देखो तो पूरी तरह से समझ जाओ कि काम कैसे हुआ है, लॉजिक कौन सा लगा है। तो यहाँ पे कोई और दूसरी बात, जैसे मैं अगर इसमें जाऊँ, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑल फूड सिलेक्टेड है, टोटल 27 आइटम है यहाँ पे। अब जैसे दुकानदार को मैं अगर दूँ, ये किसी होटल वाले को दे दूँ ये ऐप डेवलप करके, तो वो इतना सब कुछ कोडिंग तो करेगा नहीं अंदर। उसके लिए मेरे को एक अलग से इंटरफेस डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप उसमें, हाँ नया मेनू अगर कुछ बना है, पेस्ट्री बनाई है, ऐड कर दो, वो उधर 27 का 28 हो जाएगा, वो पेज में यहाँ पे ऐड हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पे आपके इतने सारे जो आपके आइटम्स है, ये जो दिख रहे हैं आपको, जस्ट अ मिनट, ये जो आइटम्स दिख रहे हैं आपको, इस तरह से वो ऐड करता जाएगा, उसके वाले में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फिल्टर, देखिए यहाँ पे फिल्टर भी लगाया मैंने, फास्ट फूड अगर देखना है मैंने सिर्फ, तो यहाँ पे देखिए पूरे 27 आइटम है, आप गिन लीजिए। ठीक है, पूरे 27 आइटम दिखेंगे आपको। और अगर मैं यही यहाँ पे अगर जाऊँ और सिर्फ फास्ट फूड वाले आइटम सिलेक्ट करता हूँ, तो फिल्टर हो गए आपके, सिर्फ फास्ट फूड वाले ही बचे होंगे, ये आपके फास्ट फूड वाले ही बचे हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल वाले दबाऊँ तो 6 ही आइटम बचेंगे, देखिए फिल्टर हो गए। न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन का टैग लगा है कि ये न्यूट्रिशियस फूड है, तो ये आपके ऐड हो गए 6, बाकी के देखिए पूरे गायब हो गए, है ना, फिल्टर हो गए। अगर मैं स्वीट के दबाऊँ, दे 2 स्वीट आइटम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च मारूँ, जैसे मैं यहाँ पे मिसल पाव अगर सर्च मारूँ, ओके मिसल लिख दिया और इसको कर देता हूँ मैं सर्च, टड़ा। ओके, अगर मैं यहाँ पे समोसा करता हूँ, एक मिनट, SAM, ओके SAM, जहाँ जहाँ उसका आता है ना SAM, सांबार से SAM, क्योंकि मैंने सिर्फ SAM सर्च किया था, तो सिर्फ उसमें दोनों में, समोसा में SAM आता है, तो इसलिए दोनों सर्च हुआ। प्रिसाइजली समोसा मारता है तो समोसा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। और ये कर दिया, सर्च आ गया आपका समोसा। तो ये सब कुछ हमें डेवलप करना है। ठीक है, 6-7 महीनों में आप इतने पोजीशन में आ जाओगे कि आप कंफर्टेबली, कम से कम ऐसा फील नहीं करोगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं। आपको लगेगा नहीं, ये हो सकता है कि आपको 6 महीने में सारी चीज़ें याद ना रहे। ठीक है, रिवीजन आपको कम से कम, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ के, जैसे आप पूरा कोर्स कर रहे हो ना मेरे साथ, पूरा कोर्स कर लोगे, आपको रिवीजन करने पड़ेगी कम से कम 8 10 12 बार। इतना टाइम नहीं लगेगा। पहली रिवीजन में, पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है, दूसरी बार में नहीं लगता, तीसरी बार में नहीं लगता। अगर मुझे आज बोलो ना पूरे सिलेबस पे रिवीजन मार दो एक बार, मैं हार्डली 1 दिन लूँगा। ठीक है, 1 दिन में पूरा पढ़ लूँगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा तो काम ही है रोज का,
है ना, रोज डेवलपमेंट करो, वही उसी चीज़ में दिन रात आदमी लगा हुआ है, तो मुझे कौन सा टाइम लग रहा है। लेकिन क्या मुझे सारे के सारे फंक्शंस या फिर सारी की सारी फंक्शनैलिटी एंगुलर की या फिर नोड जेएस की, एक्सप्रेस की, जिसमें मैं काम करता हूँ, क्या मुझे याद है? नहीं, अभी नहीं ना याद, कोई नहीं रख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा कोड जब आप लिख रहे हो ना, मैं बताऊँ आपको एक छोटा सा कंपोनेंट बताओ, देखिए आप कितने कितने लाइन का कोड है। अगर मैं कंपोनेंट देखो ना, हेडर कंपोनेंट HTML, इतना बड़ा बड़ा कोड होता है कि आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या याद करोगे। ये क्या है? टेक्निकल लैंग्वेज है। जो मैं बोल रहा हूँ ये बस लिख रहा हूँ, लेकिन इससे प्रोडक्ट डेवलप्ड होता है। समझ में आ गया? ये सबके साथ आपको कंफर्टेबल हो जाएगी, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पहले लिखना पड़ता था, अब आपको इतना पता तो चल गया कि चीज़ें कैसे काम करती है। हाँ। अब आपको धीरे धीरे ये भी पता चलेगा, ये फंक्शन किस तरह से काम करता है, ये पता चलेगा। जैसे मैं अगर होम कंपोनेंट पे जाऊँ, होम कंपोनेंट में HTML, जो आपका होम कंपोनेंट दिख रहा है ना, ये होम कंपोनेंट में आपका जो है पूरी तरह से ये जो लगी है आपकी लॉजिक, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगी। अगर मैं जस्ट अ मिनट, होम कंपोनेंट पे है ना बना, हेडर कंपोनेंट पे, ठीक है, हेडर कंपोनेंट पे जाते, यहाँ पे आपका जो पेज था ना, ये देखिए, यहाँ पे इसका नाम क्या है? ऑर्डर फूड। इसका नाम चेंज करना है मैंने। क्या करना है मैंने? यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये देखिए, ये कोड लिखा गया है टेक्निकल लैंग्वेज में। यहाँ पे मैं ऑर्डर फूड की जगह फूड इमीडिएटली कर लेता हूँ, कुछ जोड़ देता हूँ इसमें, इसको कर देता हूँ सेव, कर दिया सेव, ऑर्डर फूड इमीडिएटली। और देखिए आपको ऑर्डर फूड इमीडिएटली आ जाएगा। बस ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सब उसको पकड़ने वाला है, और ये जो है उसके अंदर की चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। 6 महीनों में आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं ये तो हमको आता है, बिल्कुल कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों लोग, 30-50 लाख लोग आज IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। BSc से हो, कॉमर्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्क्रैच से पढ़ेंगे सब कुछ, और लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस के साथ BSc वाले IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर इंजीनियर इतने सारे हो गए कि इन लोगों को क्या है, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता कॉलेज में। क्या है, हार्डली 60 घंटे की क्लास होती है कोई भी कॉलेज में अगर जाओ तो, 60 घंटे की एक सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट 60 घंटे में नहीं पढ़ा जा सकता। मैं जब आपको 6 महीने बोल रहा हूँ ना, रोज क्लास लगेगी, 2 दिन छोड़ लेते हैं अपन, रोज क्लास लगेगी 1-1.5-2 घंटे की। कितने टाइम से बैठे हैं अपन? 2-3 घंटे की क्लास लगेगी, 2 घंटे की क्लास लगेगी। इतना सब कुछ जो ट्रेनिंग होगा, इतना स्किल सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, और यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं होता। तो इससे क्या होता है, उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं बीच बीच में, प्रैक्टिकल, सबमिशन, ये वो फलाना ढिमका, क्या नहीं होता। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई जो होती है ऐसे सीरियस एनवायरनमेंट में, जहाँ पे इंडस्ट्री का आदमी आपको बता रहा है, वहीं पे होती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ, आपको कोई असाइनमेंट सबमिशन नहीं करना, आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। प्रैक्टिकल तो आपको करने घर में जाके, असाइनमेंट सबमिट नहीं करना ना। तो मैं आपके वाले पे कुछ सिग्नेचर कर रहा हूँ, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपका जिस दिन मन करे उस दिन आके आप मेरे को बोलो कि आज पढ़ना है, तरीके से पढ़ेंगे। जिस दिन आपको बोले कि आज मन नहीं कर रहा है, क्यों पढ़े भाई? हम लोगों को कोई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम तो देनी नहीं है, हम तो किसी के बंधे हुए नहीं है ना, हम तो अपने मन से कर रहे हैं। प्रिविलेज बेस्ड एजुकेशन है, तो हम अपने मन से कर रहे हैं, तो मन से किया गया काम तरीके से किया जाता है, और ऐसा आउटपुट आता है उसका। और ये सब कुछ आपको 6 महीने में आ जाएगा, 6-7 महीने, 8 महीने में। फिर उसके बाद मैं सच बताऊँ, 6 महीने में आपको सिर्फ आ जाएगा कि ये होता कैसे है। प्रैक्टिस आपको 15-20 बार करनी पड़ेगी। 15-20 बार प्रैक्टिस करने में आपका निकल जाएगा 3-4 महीने। उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो। अब इंटरव्यू की बात आई तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, 3-4-5-7 हज़ार कंपनियाँ हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब आप एग्ज़ाम भरोगे, 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आया तो ठीक है, आगे की प्रोसेस, मेंस लिखोगे, मेंस के बाद इंटरव्यू दोगे, हुआ तो ठीक, नहीं तो साल भर बाद, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं, एक बार आपने सीख लिया, आपके हाथ साफ हो गए, आप दे दो, एक दिन में 3 इंटरव्यू दे दो। इतनी सारी कंपनियां, उनको ज़रूरत ही ज़रूरत है, ज़्यादा के लोग ले रखते हो। आपको कॉल आएंगे, इंटरव्यू कॉल आएंगे, आपको बस अटेंड करने,
naukri.com पे रजिस्टर करो। जो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस है वो हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको आपका रेज्यूमे किस तरह से बनाना है, आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट किस तरह से दिखाओगे, आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है कि मुझे ये आता है, क्योंकि सामने वाले को तो वो तो सब हो सकता है सब कुछ पूछना, लेकिन आपको बताना चाहिए ना मुझे तो ये आता है, एंगुलर का प्रोजेक्ट किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं कर दूंगा। सामने वाला खुश हो जाएगा, बोले ले लो इसको, ये होता है। तो यहाँ पे हमें आपको जो तरीके हैं जॉब लेने के वो सब कुछ सिखा देंगे। आपको naukri.com से कॉल आएगा, आपको अटेंड करना है। दिन में 3-3 कॉल आते हैं, आप थक जाओगे कॉल अटेंड करते करते। कितने इंटरव्यू कितने दोगे, एक दिन में 2 इंटरव्यू दे पाता है आदमी, तीसरा इंटरव्यू दे नहीं पाता, हिम्मत नहीं बचती। आपको लगता होगा मैं दौड़ लेता हूँ ना, इंटरव्यू देते वक्त नहीं हो पाता। तो कॉल बहुत सारे आएंगे, बस आपको एक अपॉर्चुनिटी पकड़नी है और जुड़ जाना। एक बार आप अंदर घुस गए फिर उसके बाद तो आप ही तांडव कर दोगे अंदर जाके, फिर तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रहा आज का सेशन। होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, क्या क्या करना है, किस तरह से प्लान आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे कुछ डाउट आपको? नो सर। ठीक है, तो कंक्लूड करते? यस सर। चलिए, थैंक यू।